आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। आज की बड़ी बड़ी खबरों में एक खबर तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर समेत 29 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जोमा हैं, रहनुमा हैं, लीडरान हैं, उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। 9 मई के मुकदमात में तमाम लोग अब मतलूब हैं। 2 अप्रैल को इनको अदालत में पेश करने का अब हुक्म जारी हुआ है। चंद दिन की बात है कि हम ये देख रहे थे कि चीफ मिनिस्टर केपी शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर, जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये डिसाइड कर रहे थे कि आगे हमने कैसे बढ़ना है। अब जब नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं तो इसके बाद हालात क्या बनते हैं। दूसरी तरफ दुनिया भर में पाकिस्तान के हवाले से जब भी बात होती है तो अंदरूनी खलफिशार की बात होती है। IMF पाकिस्तान के साथ बातचीत आज मुकम्मल कर चुका है। एलामिया जो है इसका किसी वक्त भी मुतवक्को है। बैकग्राउंड में सियासी मारामारी जारी है। आज एक और भी डेवलपमेंट हुई। साबिक वज़ीर आज़म जनाब खाकान अब्बासी ने यह कह दिया कि नैब को यकसर ख़त्म कर देना चाहिए। इसकी मौजूदगी में आप सियासी तौर पर माहौल नहीं बना सकते और इसको एक ऐसा इदारा बनाना चाहिए जो सियासतदानों को परसिक्यूट ना करें। इन दोनों मामलात का हम अहाता करते हैं। हमारे पास मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सीनियर रहनुमा, उनका शुक्रिया, और मलिक आमिर डोगर साहब, रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ की तरफ से ये भी सीनियर रहनुमा, इनका भी शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। डोगर साहब, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँ तो पहले ज़रा जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, अब KP में जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो मफरूर व मतलूब हैं, और साथ ही चंद दिन पहले तो हम ये सोच रहे थे कि शायद मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हमने उसके ऊपर प्रोग्राम भी करे। आपके ख्याल में इन दोनों चीज़ों में कोई तकरार है, तनाज़ा है, या आपके ख्याल में एक की मौजूदगी में दूसरी नहीं हो सकती, यानी अगर वारंट वगैरह जारी होते रहे तो फिर बातचीत नहीं होगी? जी, गो अहेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक 9 मई के वाक़यात का ताल्लुक़ है, उसमें जो मुकदमात दर्ज हुए थे, मुख्तलिफ़ हमारे जो लीडरान थे, अरकान असम्बली थे, वो पूरे पंजाब में तकरीबन हर रोज़ कोई ना कोई बंदा उन मुकदमात को फेस कर रहा है। वारंट नॉन बेलेबल इशू होते हैं, फिर वो पेश हो जाते हैं, फिर ज़मानतें हो जाती हैं, मचल के दे दिए जाते हैं। ये प्रोसेस तो साथ साथ चल रहा है। लेकिन अली अमीन गंडापुर जब एक सूबे के वज़ीर आला हैं, उनके वारंट जो कि ज़ाहिर है वो भी यहाँ मतलूब थे और उसमें मुकदमे में वो शामिल थे, उस वक्त जब वो मुकदमात उन पर जिस तरह से लीडरशिप के साथ ऊपर दर्जनों मुकदमात डाले गए, तो लेकिन इन हालात में जब वो मिलकर आए प्राइम मिनिस्टर से और उसमें ये लगा कि अब बर्फ़ थोड़ी सी पिघल रही है, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर तकरार है और उस अमल को, जो अमल एक थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जा रहा था, उसमें किसी हद तक ये खलल आया है। लेकिन हम लोग क्योंकि आदी हैं, मुसलसल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, मुसलसल हर रोज़ एक नया चैलेंज हमारे सामने खड़ा होता है। आज हमारे एक कौमी असम्बली के मेंबर बिलाल इजाज़ साहब थे, उनको डीनोटिफाई कर दिया। कल करोड़ पक्का से एक मेंबर थे, उनको नोटिफाई कर दिया। और कल फिर एक मेंबर है हमारे, उनकी रिकाउंटिंग हो रही है। 4 दिन पहले एक MPA साहब को रिकाउंटिंग करके फिर फारिग कर दिया। ये मुसलसल अमल है जो 8 फरवरी से पहले भी हम फेस कर रहे थे, जो बदतरीन सियासी इंतकामी कार्रवाई का अमल है, और अभी भी हम फेस कर रहे हैं। अब पता नहीं गुस्सा कब ठंडा होगा या हवस जो है वो कब पूरी होगी। हमारी तो समझ से बाहर है कि हमारी सीटें भी ले ली गई, असम्बलियों में भी बड़ा विजिबल मार्जिन के साथ आकर बैठ गए और हमें आगे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आपके ख्याल में ये दोनों का तो आदी हैं, ये दोनों जो मामलात हैं ये साथ साथ नहीं चल सकते। उसमें आपकी जमात का एलामिया भी हमारे सामने, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ज़रा कायरा साहब से मैं पूछ लेता हूँ। कायरा साहब, आपकी जमात ने जो स्टैंड अपनाया हुआ है बड़ा वाज़ेह है कि एक तरफ आप रिकन्सिलिएशन और
बरिंग द हैचेट की बात करते हैं, यानी मामलात को आगे लेके चलने की बात करते हैं। सदर जरदारी साहब ने भी कहा था इसी मीटिंग का जिसका मैंने हवाला दिया, अली मीन गंडापुर और प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, उन्होंने कहा कि जी इस कौम को हीलिंग की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ 9 मई के मुकदमात भी हैं, वो भी क्लोजर चाहिए, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसके ऊपर स्टैंड लिया हुआ है कि उनको आप किसी तौर छोड़ नहीं सकते। तो ज़रा बताइएगा कि जब इस किस्म का तजाद आए जैसा कि हमें आज नज़र आ रहा है, तो उसको कैसे रिकंसाइल किया जाए? देखिए तलत साहब, हमने जब खान साहब की हुकूमत थी तब भी कोशिश की कि रिकंसिलिएशन हो जाए, तब वो इक़्तिदार में थे, उन्होंने जमा खातर नहीं रखा उसको, और उन्होंने उसको मुसलसल मुस्तरद किया। अगर मैं गाली गलौज न भी कहूँ तो मुसलसल रद्द करते रहे। और जब वो अपोजिशन में चले गए, हम गवर्नमेंट में आ गए, उस वक्त भी हमने कोशिश की, मुज़ाकरात हो गए और इलेक्शन की डेट तय पा गई, उसको भी खान साहब ने वीटो कर दिया। और इलेक्शन के बाद भी हमने कोशिश की, और उसको भी हमने कमेटी बना के अपने तय एक सही की थी कि कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। तो रिकंसिलिएशन तो होनी चाहिए, हमारी तो क़यादत की तरफ से भी हमेशा कहा गया है। लेकिन अब ये रिकंसिलिएशन कैसी फिजा में हो? यानी एक शख्सियत ऐसी है जो अपने आप को महवर समझती है, और उनका अपना ख्याल है, वो अपने आप को महवर समझती है, वो अपने आप को हर चीज से बाला समझती है, और वह समझते हैं कि मैं अकेला ही सारे मसाइल का हल हूं, और मैं अकेला ही मुल्क का नुमाइंदा हूं, इसलिए कि वो किसी और जमात के मैंडेट को मानने को तैयार नहीं है, वो इदारों को मानने को तैयार नहीं है। अगर ज्यादती हुई है, अगर कोई हमारे सिस्टम के अंदर फ्लॉज मौजूद है, तो ये है। अब उस फ्लॉज को कैसे दूर करना है, बैठने को तैयार नहीं है। आप पॉलिटिकल जो जमातें हैं, अगर आप जमहूरी अमल को मजबूत करना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली आपको पॉलिटिकल जमातों के साथ बैठना पड़ेगा। एक जमात अगर ये समझती है कि उसको वोट मिला है, और उसको 30% वोट मिला है, लेकिन उसका कुछ वोट जाया हो गया है, या उसके ऊपर ज्यादती हो गई है, तो फर्ज करें उसका वोट 35% हो जाता है, 40% कर ले फर्ज करें, तो 40% हो जाने से 60% वोट तो उसके खिलाफ ही पड़ा है ना। तो उनको पहले इस फिजा से बाहर निकलना पड़ेगा कि दूसरे का मैंडेट भी मैंडेट है, उसको भी दिया गया वोट वोट है। और आप जब तक ये नहीं करेंगे, आप सिविल सुप्रीमेसी की तरफ चीजों को ले जाने की कोशिश नहीं कर सकते। आप अपने मेन फॉर्मेट डिजाइन कीजिए ना, सिर्फ तसादुम काफी नहीं है। आप इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़े, आप अदालतों से भी लड़े, आप इलेक्शन कमीशन से भी लड़े, आप बाकी सियासी जमातें जो आपके साथ नहीं है, जो आपके साथ आ जाए बिस्मिल्लाह वो साफ हो जाते हैं, जो नहीं है आप उनके खिलाफ लड़ पड़ते हैं, और आप ऐसे कदमात उठाने पर चले जाते हैं जिसका मुल्क को नुकसान होने का एहतमाल हो जाता है। ये रवैया खान साहब को और उनकी जमात को बदलने की जरूरत है। ज़रा हम तारिक फजल चौधरी साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अगर मैं आपके पास वापस आऊँ, ये फरमाइएगा कि ये जो मुकदमात हैं, हम शुरू दिन से ये कहते आ रहे हैं कि ये संजीदा मामलात हैं। भले मुकदमात के ऊपर आपकी पार्टी का क्या भी मौक़िफ़ हो, लेकिन ये हैं संजीदा मामलात, और कहीं ना कहीं ये किसी गले पड़ेंगे। तो आपकी पार्टी क्या समझती है कि नेशनल रिकन्सिलिएशन के लिए इन मुकदमात को विड्रॉ करना चाहिए? टेबल के ऊपर ये बात होनी चाहिए कि आप इसको विड्रॉ करें, मुवाफिक माहौल क्रिएट करें, या आपके ख्याल में इम्कान है कि ये मुकदमात चलते रहें और उसके साथ कुछ और अगर इकदामात हो जाएं तो आप डायलॉग कर सकते हैं? कारा साहब ने नाम लिए बगैर आपकी पार्टी के बानी के बारे में जिक्र फरमाया कि वो समझते वो किसी से बैठने के तैयार नहीं है, और आपकी पार्टी ज़ाहिर है उनके डायरेक्टिव को फॉलो करती है। तो उस सूरत हाल में दूसरी जमातों के साथ आप बैठेंगे नहीं तो मामला आगे कैसे चलेंगे? जी गो अहेड। देखिए, जहाँ तक 9 मई के मुकदमात का ताल्लुक है तलत भाई, वो तो इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि उसके ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए, और वो फैक्ट एंड फाइंडिंग कमीशन हो जो पहले हालात वाक़यात को देखे। और मुतअद्दिद बार हम कह चुके हैं कि जो उसमें वाकई मुलव्वस हैं, आजकल तो जदीद तरीका तफ्तीश है, उसमें हर चीज़ जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो उसके अंदर आप जियो फेंसिंग के ज़रिए चेक कर लें, देख लें, जो लोग तो वाकई मुलव्वस हैं उनको करार वाकई जो कानून के मुताबिक सज़ा है वो मिलनी चाहिए।
और जो लोग नहीं हैं कि मेरा नाम फैसलाबाद के मुकदमे में भी है, सरगोदा में भी है, पिंडी में भी है, GHQ में भी है, पेशावर में भी है, कराची में भी है, इस तरह के सैकड़ों मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप के नाम बता सकता हूं जो 9 मई को उस शहर में, उस ज़िले में, उस सूबे में भी नहीं थे, जिनमें अली अमीन गंडापुर की भी एक मिसाल है। तो एक तो इसको उस तरह से देखें, और उसके बाद जो लोग हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी पे, सरकारी तनसीबात में जिन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ या जलाओ, कतन कोई किसी माफ़ी के तलबगार नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि रियासत माँ होती है। अब रियासत को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जिन लोगों के साथ इतना कुछ हो रहा है और वो अभी भी ज़ख्म खुर्दा हैं, तो मेहरबानी करके उनके ज़ख्मों पे कोई मरहम रखें और रियासत थोड़ा सा आगे बढ़े। लेकिन बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। जो माइंडसेट जो अभी कायरा साहब ने तफसील से बताया, जिसका इशारा हमारी तरफ था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज वही कुछ दूसरी तरफ भी हो रहा है। कायरा साहब मेरी बात को समझ रहे होंगे, कोई फ़र्क नहीं है, हर चीज़ वही है। मैंडेट तस्लीम होना चाहिए, जो आपका मैंडेट सिंध के अंदर है वो हम तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। कराची के अंदर आपको 3 सीटें हमारी छीन कर दे दी गई हैं, वो आपकी लीडरशिप भी मुझे असम्बली में बताती है, वो आपको भी पता है कि फार्म 47 वाले कितने हैं, फार्म 45 वाले कितने हैं। लेकिन आगे बढ़ेगा कौन? आज जबकि IMF अपनी शदीद शराइत के मुताबिक कल फिर इस मुल्क की अवाम पर बोझ डलने वाला है, और जिसकी हम मजम्मत करेंगे और मज़ाहमत करेंगे और पूरी तरह एहतजाज करेंगे कि IMF की शराइत के नतीजे में जो बोझ अवाम पर डाला जाएगा, अवाम अब उसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती। इतनी चीखो पुकार है, महंगाई है, अवाम हालो बेहाल है। लेकिन ऐसे में आप कहीं भी किसी भी जगह आप अपने उस इक़्तिदार के नशे से और उसमें जिसमें आप चूर हैं, आप बाहर ही नहीं निकल रहे। होता चाहिए तो ये था कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपने आप को बड़ी डेमोक्रेट कहती है, वो क्यों पहुंच गए इलेक्शन कमीशन में? वो सीटें जिनको पता है इनको कि वो उनमें इनका हक नहीं है, चलो हमें मिलती है नहीं मिलती, SIC ने इलेक्शन लड़ा नहीं लड़ा, लिस्ट दी या नहीं दी, आपका तो हक नहीं है भाई। वो सीटें आपको तो मिल ही नहीं सकती। आप तो अपनी सीटें जितनी आपकी MP और MNA बने थे उसके अवज़ जो एक आर्टिकल कानून के अंदर जो तरीकाकार है, आप तो उसमें अपना कोटा कंज्यूम कर चुके हैं। आप तो चाहते, आप कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, ये मामला उनका है, लेकिन हम इन सीटों के तलबगार नहीं है। 2-2 4-4 सीटें लेके आपने भी वही काम किया, उस बंदरबांट का हिस्सा बने। अच्छा, लेट मी गो टू फर्क है। आई एम श्योर कायरा साहब विल रिस्पॉन्ड टू दिस। तलत साहब एक मिनट जी, गो अहेड। तलत साहब, मुझे माजरत से गो अहेड, इस पॉइंट की मुझे वजाहत करनी होगी। गो अहेड। देखिए, अर्ज ये है, पहले तो मैंने अर्ज किया कि आपको दीगर जमातों और पॉलिटिकल फोर्सेस का मैंडेट तस्लीम करना चाहिए। आप फॉर्म 47, फॉर्म 45 का जिक्र फरमा रहे हैं, ये फरमाइए तलत साहब के 45 और 47 का कदिया क्या इस प्रोग्राम में बैठ के तय हो सकता है? क्या किसी जलसे में हो सकता है? या उसकी एडजुडिकेशन किसी, गलत है सही है वो एक तरफ, उसके लिए फोरम्स हैं, इलेक्शन कमीशन का फोरम अब खत्म हो गया, अब ट्रिब्यूनल्स है। अगर आप समझते हैं कि ट्रिब्यूनल कम है तो आप ट्रिब्यूनल ज्यादा करने का मुतालबा कीजिए, या कोर्ट ऑफ लॉ में आप गए हैं, आप इस्लामाबाद अपने पेशावर हाई कोर्ट गए थे, उसको फैसला दे दिया उन्होंने, आप गए सुप्रीम कोर्ट, देख लीजिए क्या फैसला आता है। लेकिन उसके लिए एक बात तय है, आप ये कहें कि जी हमारी सीटें फलां से छीन ली, फलाने ले ली, फॉर्म 47, फॉर्म 45, मुद्दत हो गई हमें ये बातें कहते कहते, लेकिन आपको उसकी एडजुडिकेशन किसी फोरम से करानी है, और वो फोरम ना मीडिया है, ना आपकी सियासी जमात है, ना जलसा है, ना इवन पार्लियामेंट है। तो उसका एडजुडिकेशन फोरम जुडिशियल है। हाँ, पार्लियामेंट में बात करनी है, उसका कोई रास्ता निकालना है, कोई लेजिस्लेशन करनी है, तो दीगर जमातों के साथ बैठना पड़ेगा, वो अब बैठने को तैयार नहीं है। अब दूसरी बात, जो बात आप कह रहे हैं कि वो स्पेशल सीटें, हुजूर अर्ज ये है कि उन स्पेशल सीटों का कुलिया क्या है? वो स्पेशल सीटें इस बुनियाद पे आइन में रखी गई कि पाकिस्तान की जो मार्जिनलाइज क्लासेस हैं, कमजोर तबकात हैं, औरतें हैं, माइनॉरिटीज है, ये जनरल सीटें इलेक्शन लड़के सीटों नहीं ले सकते। लिहाजा फ्रेमर्स ने ये फैसला किया कि उनको स्पेशल नुमाइंदगी दी जाए। और वैसे तो इलेक्शन हमारा हर सीट के ऊपर होता है इंडिपेंडेंटली, लेकिन
यहाँ पे ये जो सीटें हैं ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के तहत आ रही है। ये प्रोपोर्शनेट होगा कि जो जमातें इलेक्शन में हिस्सा लें, मुल्क के अंदर तो जमातें हैं 150, लेकिन जो इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेती हैं और उन सीटों और जो उन जमातों के जितने मेंबर बनते हैं उन मेंबरों के अंदर वो प्रोपोर्शनेटली तकसीम हो। जी बिल्कुल, आजाद मेंबरान को ये सीटें नहीं मिल सकती। कथा कलामी आपके 100 सही आपके 150 मेंबर हो जाए, कथा कलामी होती है। आपने दुरुस्त नहीं फरमाया। ये मामलात जो है ये इलेक्शन कमीशन के फैसले में भी लिखे गए हैं और जो 5 रुकनी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है उसके अंदर भी तफसील से बयान किया गया है कि ये मामला क्या। लेकिन अब आप मुझे तानी तला साहब, इसमें जो अहम बात है ना, ये कहना कि जी हम क्यों चले गए, जब आप उसमें नहीं रहे, इंडिपेंडेंट उसमें नहीं रहे, तो मुझे प्रोपोर्शनेट में मेरा हिस्सा मिल रहा है और आपका हिस्सा ज्यादा हो जाता है। लेने नहीं गया, बट ही हैज हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। लेट मी तारिक फजल चौधरी साहब, आपको आज हमें खुशामदीद करते करते मुबारकबाद भी देनी चाहिए। एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज को फ्लैगशिप और अल अज़ीज़िया में बरी कर दिया, तो आपके लिए तो अदालत से अच्छी खबर है। उनके जो बंदे हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, उनके नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए हैं। अगर इमरान खान साहब को भी 2 केसेस के अंदर आज ज़मानत मिली है, तो ज़रा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो माहौल है ये मुवाफिक नहीं बन रहा बातचीत के लिए ना, ये बहरानी कैफियत मुसलसल जारी है, रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा होता है। योर टेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला साहब, जो आपने सबसे पहले हसन और हुसैन का जिक्र किया, देखिए दोनों जो भाई हैं बराह रास्त इनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं था अदालत में। अभी जिस दिन अदालत में उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया तो मैं उनके साथ मौजूद था यहाँ इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में, और वहाँ पे भी जो बात वकला ने ज़ेर बहस लाई और उसके बाद नैब के भी जो प्रोसिक्यूटर थे वो भी मौजूद थे, उन्हें इनडायरेक्टली जो मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात थे उसमें मुलविस किया गया था। और चूँकि मियां नवाज शरीफ साहब उन मुकदमात में बरी हो चुके हैं तो लिहाजा इनकी बरीयत जो है वो होना बिल्कुल एक वाज़ेह बात थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो होगी। बाकी जो आपने कहा कि 2 मुकदमात में इमरान खान साहब को भी ज़मानत मिली है, ये खुश आइंद है, मैं इसे अप्रीशिएट करता हूँ। और यही बात जो कायरा साहब ने की, मैं उसी बात को आगे टो करूँगा कि जो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको आपने फॉलो करना है। अब राना सनाउल्लाह खान के ऊपर आपने 40 किलो हीरोइन डाल दी, ये एक मतलब इससे पहले आप देख, मैं लंबी बात नहीं करूँगा, इशारतनी बात कर रहा हूँ कि 70s में 60s में सियासतदानों के ऊपर बकरी चोरी भैंस चोरी के मुकदमात बनते थे। अब उसकी नोयत बदल के आपने जनाब हीरोइन और चर्च जो है वो उनके ऊपर डालना शुरू कर दी। PTI के भी, मैं इसमें आमिर डोगर साहब भी मौजूद हैं, मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि कैबिनेट के अंदर इन लोगों ने कहा कि ये गलत है, जिसमें आमिर डोगर साहब भी मौजूद थे। ये नहीं होना चाहिए, ये प्रेसिडेंस नहीं सेट होना चाहिए। बट राना सनाउल्लाह को भी क्या ज़मानत इमरान खान ने दी, पार्लियामेंट ने दी, किसी टॉक शो ने नहीं दी? नहीं, उन्होंने भी जेल भुगती और उसके बाद ज़ाहिर है अदालत से उन्हें ज़मानत मिली और वहीं से उनकी बरीयत और वो सारी चीज़ें हुई। तो लिहाजा वो फोरम एक तो हमें उसी की तरफ जाना है और उसको हमने फॉलो करना है। दूसरी बात ये कि ये जो तसादुम का रास्ता जिसकी आप बात कर रहे हैं, कोई भी इसे अप्रिशिएट नहीं करता। मैं मुख्तसर बात करूँगा कि 2018 में जब इलेक्शन हुआ और उसके बाद RTS का सारा शोर शराबा और धांधली का ववेला और उसके बाद मुत्तहिदा अपोजिशन ने यानी एक लम्हे में फ़ैसला कर लिया था कि हम पार्लियामेंट में बैठेंगे नहीं, लेकिन निज़ाम को आगे चलाने के लिए हम उस पार्लियामेंट का हिस्सा बने। और सबसे पहले जो तकरीर थी शहबाज शरीफ साहब की वो ये थी कि मिसाक मईशत होना चाहिए, हम पाकिस्तान के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए हम साथ चलेंगे। यानी उस पार्लियामेंट में जिसमें आप बैठने के लिए तैयार नहीं थे, पहली तकरीर में हमने कहा कि हम साथ चलेंगे। दिस शुड बी द स्पिरिट। आज भी आप अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात रखें, पार्लियामेंट के फोरम पे लेके आएँ, जो आपके पास लीगल रेमेडीज़ मौजूद हैं उन पे लेके आएँ, लेकिन इस निज़ाम को तो आगे चलना है ना। देखिए, मैंने कल भी ये बात की थी कि आप गवर्नमेंट को गवर्नमेंट समझें, उससे लड़ें, हम एक सियासी जमात भी हैं, हमसे लड़ें, एक हद तक लड़ें, लेकिन रियासत से ना लड़ें। और वो पाकिस्तान है। अगर आप रियासत से लड़ेंगे और आपने 4-5 साल अगले जो हैं वो एहतजाज की शक्ल में शहर बंद करने हैं, गलियां बंद करनी है, अच्छा इस्लामाबाद का मुहासरा करना है, तो क्या होगा? फिर वही लड़ाई होगी, गली गली मोहल्ले मोहल्ले मार कुटाई होगी। लेकिन आप 9 मई के जो मामलात हैं उन केसेस को इस बातचीत के माहौल का हिस्सा नहीं देखते, आपके ख्याल में वो पैरेलल 9 मई के जो वाक़यात हैं चलने चाहिए? हमारा उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। हम बिल्कुल ना चाहते हैं, ना इससे पहले चाहते थे, ना आइंदा करेंगे
कि वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में बिल वास्ता बिला वास्ता यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी 9 मई के नाम के ऊपर किसी पीटीआई के वर्कर लीडर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये हमारी स्ट्रेटजी पहले भी थी, आज भी है। इनडायरेक्टली क्या है, मैं तलत साहब को यहाँ बैठ के कहूँ कि आप बाहर जाएं फलां काम कर दें, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुलव्वस नहीं हूँ। तो ये बिल्कुल डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि ये पता चल सकता है और उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उनके ऊपर तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ अभी आ गया है कि हम उनके साथ नहीं खड़े और अबव बोर्ड उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये दूसरी जो मुलव्वस हैं, ये नहीं जो उनके लीडरान हैं, वो कह रहे हैं जो मुलव्वस हैं, जो मुलव्वस हैं, हम भी उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक, उन्हें मतलब मुझे अफसोस भी होता है कि उसमें ऐसे लोग भी हैं, नौजवान तालिब इल्म स्टूडेंट्स, जो कुछ और सोच लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स के पीछे चले थे, लेकिन उन्हें आप ये कहें कि लगाई बुझाई करके उन्हें आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला करने पे उकसा दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन जो मुलव्वस हैं उन्हीं की हद तक, उससे ज़्यादा नहीं। बहस को जरा ब्रेक के बाद, और मेरा ख्याल है आखिरी एक जुमला, अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली जाए गवर्नमेंट में और अपोजिशन में, तो मामलात आगे चल सकते हैं। ठीक, इसमें कौन सी ऐसी बात है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक में जाने दीजिए साहब जी। इस पे एक छोटी सी गुजारिश ये भी है जी कि अली अमीन गंडापुर साहब को या उनके बाकी साथियों को अगर वो किसी केस में आज मुलव्वस किए गए तो बहुत गलत है, और अगर प्रीवियसली वो किसी केस में मुलव्वस है और वो पेश नहीं हो रहे जी, पुराने केसेस हैं, उनके जमानत के वारंट जो है, नाकाबिले जमानत वारंट जो है, वो तो अदालत में जारी, जी बिल्कुल अदालत में जारी, गवर्नमेंट क्या करे। जी सही फरमा रहे हैं आप। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये बदकिस्मती से निज़ाम हमने देखा है कि जब सियासी तौर पर मामला तय होते हैं तो फिर बहुत सारे केसेस विड्रॉ भी हो जाते हैं। क्या आजकल ऐसा माहौल बन सकता है? हम नैब के हवाले से भी बात करेंगे। मामला सिर्फ 9 मई का नहीं है, नैब के ज़रिए भी करप्शन के मामलात को उठाते हुए सियासतदानों से सियासी मामला तय करवाए जाते हैं, उसको भी टेकअप करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद नाजरीन। पाकिस्तान की एक खौफनाक सियासी हकीकत मैं आपको एक जुमले में बता दूं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा सियासतदान नहीं है, बड़ी सियासी जमात का नुमाइंदा हो या छोटी सियासी जमात का नुमाइंदा हो, जिसको मुल्क दुश्मन या करप्ट करार ना दिया गया हो किसी न किसी वक्त। और नैब पिछले सालों के अंदर, दिहाइयों के अंदर बहुत एक्टिव रहा है ये रोल प्ले करते हुए। अब नैब के ऊपर भी बाकायदा सवाल उठाए जा रहे हैं। खाकान बाई साहब एक पुराना केस भुगत रहे हैं, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और नून लीग के किसी ज़माने में बड़े लीडर थे, अब वो अपनी नई पार्टी बनाने का सोच रहे हैं। वो नैब के बारे में क्या कहते हैं ज़रा सुन ले, उसके बाद पैनल के पास आते हैं। नई हुकूमत मुल्क में आई है, सदर साहब, नाज़म साहब, ये दोनों नैब की जेल लंबे अरसा गुजारते हैं। तकरीबन चारों चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी अगर जेल नहीं गए तो नैब की तफ्तीश जरूर भुगत चुके हैं। तकरीबन 90% वजीर भी, वफाकी सूबाई, ये भी नैब की तफ्तीशें या जेल भुगत चुकी। किसी हुकूमत ने पिछली दफा 3 या 4 कानून पास किए थे नैब में तरमीम करने थे, तो उन तरमीम से कोई फर्क नहीं पड़ा, चंद अफराद को फायदा हुआ। उसके बाद जो साबका चीफ जस्टिस थे उन्होंने जाते जाते आखिरी दिन उस कानून को भी उड़ा दिया। जिस मुल्क में हुकूमत फैसले ना कर सके, अफसर समरी ना बनाए, जिस मुल्क में लोग मीटिंग इस खौफ से अटेंड ना करेंगे कल हमें नैब पकड़ लेगा, तो मुल्क नहीं चलता। जी डॉक्टर साहब, मामलात सिर्फ एहतसाबी अदालतों के नहीं है, 9 मई के भी नहीं है। ये जो नैब की क्वालिफिकेशन है, आप सारों के पास डिग्रीज है माशाल्लाह नैब की किसी ना किसी तरीके से, तो इसके ऊपर भी बैठ के आप बात कर सकते हैं, क्योंकि आखिर में आके आप सबकी गर्दनें इसके अंदर आती हैं और आपकी वजह से निज़ाम ख़राब होता है, जिसकी वजह से हम मुतासर होते हैं, क्योंकि आप हमारे नुमाइंदे हैं। तो इसको ही बुनियाद बना के अगर आप डिबेट को आगे लेके चलें तो बेहतर नहीं? जी तलत भाई, बिल्कुल मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो गुफ्तगू है उसमें बड़ा वज़न है और उनकी बहुत सारी बातें हक़ाइक़ पर मबनी हैं। मैं समझता हूँ कि नैब ने अपनी वो जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म कर दिया है कई सालों से, और नैब हमेशा इस्तेमाल हुआ है अपने सियासी मुखालफिन के लिए, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, आपने इसका इजहार भी किया है। और नैब को चलाया गया है हमेशा एक ताकतवर हाथ के ज़रिए, और कभी वो हम पर चला है और कभी वो मेरे भाई जो बैठे हैं इन पर चला है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि नैब के इदारे को और FIA को कंबाइंड करके फिर हम इसके ऊपर कोई रिफॉर्म्स करें, बिल्कुल पार्लियामेंट को करना चाहिए, और फिर इसको एक इंडिपेंडेंट एक इदारा बनाना चाहिए कि जिसमें कोई ताकतवर हाथ या कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो ही ना।
पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तो अब खैर नाम की बात रह गई, आप सब समझते हैं चीज़ें किस तरह से चलाई जाती हैं और चलाई जा रही हैं। लेकिन नैब ने अपनी साख ख़त्म की और नैब और FIA के अफसरान जो इतनी भारी भरकम तनख्वाहें ले रहे हैं और इस गरीब कौम के ख़जाने से वो दी जाती हैं, जो हम बिजली के और गैस के महंगे बिलों के ज़रिए पे करते हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए। जहाँ अखराजात कम करने की हुकूमत एक कोशिश कर रही है, उसमें इस तरह के बड़े बड़े इदारे जिन्होंने सवाए इसके कि अपने सियासी मुखालफिन को जो है विक्टिमाइज़ किया है, इनका कुछ सीरियसली सोचना चाहिए। और ऐसी अगर कोई तजवीज़ गवर्नमेंट लेकर आती है पार्लियामेंट में तो इंशाल्लाह हम इसको सीरियसली सोचेंगे। कारी साहब ज़रा नैब के हवाले से ही बात कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में सियासतदान हमेशा निशाने पे रहा है, आज एक है तो कल दूसरा होगा। हर कोई मुल्क दुश्मन करार पाया, हर किसी के ख़िलाफ़ बदतरीन मुकदमात हुए, कोई फांसी पे चढ़ गया, किसी को एग्ज़ाइल में भेज दिया, कोई जेल में चला गया। जिससे मुराद ये नहीं है कि बुरे काम नहीं हुए, जिससे मुराद ये नहीं है कि इंसाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन तारीख बड़ी भयानक है। तो उस ज़िम्न में सियासतदानों का इकट्ठ जो है बनता है, लेकिन हमें वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो क्या रुकावटें हैं? जी कारी साहब, आपने माइक म्यूट किया हुआ, अगर आप अनम्यूट कर दें प्लीज। कारी साहब, योर माइक इज म्यूटेड। जी गो अहेड। जी तलत साहब, कोई भी सियासतदान मेरी नजर में वो मुल्क दुश्मन नहीं होता। हाँ, उसके फैसलों से मुल्क को नुकसान पहुंचे ये और बात है, और अगर उसने बदनीति से नुकसान पहुंचाया तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वो कोई नियतन मुल्क का नुकसान करके, मुल्क तोड़ने का, मुल्क के लिए नुकसान करने का, मेरा ख्याल है ऐसे बहुत ही रेयर लोग होंगे। अक्सर हमारे आपस में तसादात या तजादात वो एक दूसरे को खराब करते हैं, ये मुल्क के लिए नुकसान से फैसले कराते हैं, ये अपनी जगह। अदालतों से भी हम गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांटते रहे या भी बांटते रहे। मजहब के अंदर जो हमारे ठेकेदार है वो भी बड़े सर्टिफिकेट बांटने में, तो ये सर्टिफिकेशन हमारे यहाँ आम चलती है। दूसरी बात यह है कि नैब का इदारा अकाउंटेबिलिटी का इदारा तो होना चाहिए। नैब को इसलिए ही बनाया गया था और इसका बज़ाहिर जो ढांचा था वो यही था कि FIA क्योंकि हुकूमत के अंडर होती है, लिहाजा इस इदारे को इस तरह तश्कील दिया जाए कि ये ऑटोनोमस इदारे के तौर पे काम करे और उसके चेयरमैन की तकर्री का तरीकाकार और इस पूरे इदारे को जो फंडिंग है या बाकी चीजें हैं उसको हुकूमत के जोर से या हुकूमत के कंट्रोल से बाहर निकाला जाए। ये किया भी गया और कुछ अर्से के लिए इसने काम भी किया, लेकिन फिर ये हमारे इस निज़ाम के अंदर जिस तरह बाकी इदारे उसके शिकार है, ये भी शिकार हो गया। बिलाशुबा नैब को लोगों की पगड़ियां उछालने, लोगों को वफादारियां तब्दील करने, इन कामों के लिए इस्तेमाल किया गया है। अदरवाइज, और नैब ने अगर कोई रिकवरियां की हैं जो दिखाई जाती है तो ये बिल्स की या टैक्सेशन की है, जो अदालतों के मुकदमात या दीगर फोरम्स के मुकदमात थे, वहां आपने अपने जो आम था, आपके पास एक टूल है जो बाकी इदारों को अवेलेबल नहीं है, यानी आप 90 दिन का रिमांड ले सकते हैं, बाकी इदारे नहीं ले सकते। अगर वो भी ले सकते हो तो आपकी तरह वो भी जल्द रिकवरी करा देंगे। तो वो जो कोर्सिव मेजर्स से वो अडॉप्ट करके आपने रिकवरीज कराई है वो बैंकों की या यूटिलिटीज की, लेकिन आपने जो करप्ट मनी है, करप्ट प्रैक्टिस से बना हुआ पैसा है या जिसके बारे में बहुत कहा गया कि मुल्क से बाहर चला गया है, वहां से तो कुछ नहीं हुआ। तो इस इदारे को सीरियसली देखने की जरूरत है। मैं डोगर साहब की बात को एग्री करता हूं। चलिए, इस पर तो इत्तेफाक राय हो गया। तो डॉक्टर साहब, आप इसको टेकअप करेंगे नैब के मामले, क्योंकि नैब से हालिया दौर में आप लोगों ने बड़ा सफ़र किया है, वो रिसेंट मेमोरी है। अगरचे एहतसाबी मामलात में तारीख आपकी भी इतनी अच्छी नहीं है। सैफुर रहमान साहब की यादें अभी भी हमारे जहन में हैं। उसको एहतसाबुर रहमान कहा करते थे। जब वो बैठ के तो वही फैसले सादर किया करते थे, जस्टिस जावेद फैसले सादर किया करते थे इमरान खान के दौर में। आपके बारे में वाक़तन आप समझते हैं इसका रिव्यू होना चाहिए, इसको एबॉलिश करना चाहिए? तलत साहब, सैफुर रहमान साहब का जो एहतसाब है वो नैब का अशर शीर भी नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है वो तो पीपल्स पार्टी मैं उसके मैग्नीट्यूड की, उसके स्टाइल की, उसके ब्लंट होने की, उसके तरीक़ाकार की, उस सब की बात मैं कर रहा हूँ। नैब की अगर आप बात करेंगे ना तो सबसे पहले ये देखें कि नैब किस दौर में बना, किसने बनाया और किस मकसद के लिए बनाया। मेरा ख्याल है किसी गुफ्तगू की या बहस की ज़रूरत ही नहीं है।
नैब जनरल मुशर्रफ ने बनाया और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाया कि जो भी ज़बान जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ खोलता था उसके ख़िलाफ़ नैब एक्टिव हो जाता था। ये नैब की शुरुआत थी। अब जनरल मुशर्रफ साहब तो अल्लाह गली के रहमत फरमाएँ कि दुनिया से चले गए, लेकिन नैब अपना काम उसी तरह से कर रहा है। हुकूमत जो भी हो, नैब जो है वो अपनी तमाम 2008 से 2013 एक हुकूमत, 2013 से 2018 दूसरी हुकूमत, 2018 से 2024 में दो हुकूमतें, अब तीसरी का आगाज हो गया है। लेकिन मैंने कहा मुशर्रफ साहब ने जो किया है तो आपने उसको दुरुस्त नहीं किया। नैब ने किसी दौर में भी मायूस नहीं किया, वो अपनी कारकर्दगी जो है वो उसी पे माशाल्लाह कायम दायम है, मौजूदा दौर समेत। अब अभी तो दौर शुरू हुआ है, अभी तो 8 दिन नहीं हुए, आप क्यों हमारे पीछे पड़ गए हैं। अच्छा, मियां नवाज शरीफ, आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस नैब ने खोले, ये भी एक फैक्ट है, आपको मेरे से ज़्यादा हक़ाइक़ का पता होता है। जितनी फीसें नैब ने भरी ना मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पूरी दुनिया में केसेस और मवाद लेने के लिए, उसमें 5% भी रिकवरी नहीं हुई। मल्टी मिलियन डॉलर्स भी और पाउंड्स भी नैब ने दिए। नैब का भी एहतसाब होना चाहिए और बैन-अल-अक़वामी तौर पर भी दिए, केसेस परसूख किए गए और एक आध केस नहीं। जग हंसाई हुई नैब की कि भाई हम मल्टी मिलियन डॉलर्स पाउंड्स दे रहे हैं, रिकवरी क्या है, ज़ीरो, तो उसका भी एहतसाब होना चाहिए। लेकिन मैं दोनों भाइयों की इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ और ये इस दौर में करना पड़ेगा कि इस इदारे को, इसमें ऐसे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, और जो आपको बंदा अच्छा ना लगे, जिसकी गुफ्तगू आपको अच्छा ना लगे, नैब को आप चाबी दें और वो जनाब उसके खिलाफ एक्टिव हो जाए और चार दौड़े, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नैब और इसके साथ जैसे आमिर साहब ने कहा FIA, एंटी करप्शन, ये मुख्तलिफ इदारे हैं, इन्हें मिला के एक ऐसा इदारा बनना चाहिए जो अबव बोर्ड हो, अगर कोई करप्शन करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो, साफ शफाफ हो, ट्रांसपेरेंट हो, ताकि लोगों को डर और खौफ हो कि वाकई अगर मैंने कोई गलत काम की, सरकारी एहलकार है, वो कोई जज है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई हमारा सियासतदान है, उसे पता हो कि मैं पकड़ा जाऊंगा और जो मैंने किया है मुझे वो मैं भुगतना पड़ेगा, फिर तो बात ठीक है। कमाल बात यह है कि ना नैब खत्म हुई है ना करप्शन खत्म हुई है। पाकिस्तान हमने तो ये गलती की है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। हमारे दौर में जो 2013 से 18 का दौर था, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस दौर में ये बात बिल्कुल शुरू हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बिल्कुल कहा कि नैब को ख़त्म करें या इसमें वो रिफॉर्म्स करें जिनका मैंने जिक्र किया। हमारी जमात का मौक़िफ़ उसमें यह था कि अगर हमारे दौर में नैब ख़त्म हुआ तो तासुर ये जाएगा कि हम एहतसाब के इदारे को ख़त्म कर रहे हैं, एहतसाब के निज़ाम को ख़त्म कर रहे हैं। माशाल्लाह, वैसे तो आपको अपने बारे में जो बस तासुर है उसकी बड़ी फिक्र होती है। कि हमारे दौर में नैब के ऊपर आया तो आपको तासुर की फिक्र होगी, बाकी सारे मामलात में तासुर को आपने बिल्कुल, ये फैक्ट आपको कारा साहब से पूछें, ये फैक्ट है कि हमारे सिर्फ ये तासुर के जनाब हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम ना आए कि हमने नैब का इदारा, एहतसाब का इदारा ख़त्म कर दिया है, नहीं हुआ। हालांकि पीपल्स पार्टी की आपकी पार्टी का जो तासुर है वो तासुर से मुतासर होने वाली पार्टी नहीं है। बिल्कुल है। अच्छा है, पार्टी में मैं हूं कि आप हैं? नहीं, लेकिन आपको देख तो रहा हूं मैं। तो जरा कायरा साहब आप बताएं, डोगर साहब गो हेड। जी कायरा साहब, गुजारिश ये है कि हमने नैब को वाज़े तौर पे खत्म करने के लिए या रिफॉर्म करने के लिए उस वक्त बड़े जोर से कहा और हम जिम्मेदारी ले रहे थे क्योंकि मूव हम कर रहे थे उसको, लेकिन उस वक्त नहीं किया गया। बदी वजूद छोड़ दीजिए उसको। मसला ये है कि इस वक्त जो हमारे बाकी इदारे हैं वो फेडरल क्राइम्स के साथ डील करने के लिए आपका FIA है, उसका एक हिस्सा अकाउंटेबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, लिहाजा उस इदारे को अपना काम करना चाहिए। और ये डिफरेंट स्फीयर्स थे, इसको ऑटोनॉमी दी गई। नैब के पास कौन सी ऑटोनॉमी नहीं है? नैब के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट जो है वो लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलकर करते हैं, और उसके निकालने का तरीकाकार क्या है? ये बहुत सारी प्रोटेक्शंस ऑलरेडी मौजूद हैं। मसला सिर्फ ये नहीं है कि इसके अंदर रिफॉर्म्स की जाए, इसको और इख्तियार दिए जाए, क्या किया जाए। जो अबॉलिश करने की बात है, कोई इदारा तो आपको अकाउंटेबिलिटी का रखना होगा। आपके पास एंटी करप्शन का इदारा है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, और फेडरल गवर्नमेंट में FIA है। आप एक न्याय इदारा खड़ा करना चाहें या इसमें रिफॉर्म करना चाहें, इसके ऊपर सारी जमातें बैठ के कोशिश करें। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि नैब को सियासी मकासद के लिए और बाजू मरोड़ने के लिए, अपने मुखालफों को उनकी आवाजें दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसको रिफॉर्म होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर इसके ऊपर आप वापस आ जाइएगा, तो क्या सियासतदानों को अपने मामलात को तय करने के लिए कोई बुनियादी एजेंडा, अगर नैब जैसा हो या पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन का मामला हो, ये आपकी जमात की तरफ से सीरियस तजवीज़ आनी चाहिए। लेकिन जब हम आपकी जमात के एलामिये पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा जोर इसके ऊपर होता है कि अदालतों के अंदर हमारे मेंबरान जो हैं वो आएंगे, मुकदमात की प्रोसीडिंग्स को देखेंगे, और हुकूमत अगर जलसा जुलूस ना भी करने दे तो फिर भी हम करेंगे। मतलब वो एलामिये जो हैं इन मामलात के ऊपर भी तो हो सकते हैं।
ज़रूरी है कि ये हंगामा, और ये नहीं कि हंगामे की इजाज़त नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन इन मामलात पर भी तो कोई एलामिया जारी करें कि नहीं? देखिए, बिल्कुल इन पे बात होनी चाहिए, और बिल आखिर मैं एक सियासी कारकुन हूँ। एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, आल दो हमारी पॉलिटिकल स्पेस बड़ी श्रिंक होकर रह गई है कुछ सालों से, हमें बैठना तो खुद ही पड़ेगा, पॉलिटिशियंस को बैठना पड़ेगा। अगर ये जमहूरियत जो आज नाम की जमहूरियत रह गई है, ये पार्लियामेंट जो आज तमाशागाह बन गई है, अगर इसको आगे चलाना है। जहाँ तक अदालती कार्रवाई की बात है, जाहिर है तोशा खाना और साइफर केस लगा हुआ है, और पार्टी की तरफ से हदायत है कि हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस आएँ और उस ट्रायल को जो हाई कोर्ट में जो चल रही है उस अपील को हम ऑब्ज़र्व करें, वो सारी समात को देखें। आज तीसरा दिन है। और एहतजाज की जहाँ तक बात है, वो तो तलत भाई, जो एहतजाज हमने एक पुरअमन किया पिछले हफ्ते, पंजाब हुकूमत ने जो हमारे साथ किया वो आपके सामने है। हम अपना पुरअमन एहतजाज आइन और कानून के दायरे में वो भी जारी रखेंगे, और पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, और जो अदालती कार्रवाई है उसका भी हिस्सा बनेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि पार्लियामेंट आगे चले, हुकूमत आगे चले, और हुकूमत जो 24 करोड़ अवाम है उसके दुखों का भी मदावा करे। अभी तक तो जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं, हुकूमत मुझे कहीं किसी जगह पर नज़र भी नहीं आ रही, और ये हुकूमत जिस वो कह रहे हैं कि हम 8 दिन तो हुए हमें आए हुए, तो सामने आपको हम कितना नजर आए? वो तो आपने चौधरी साहब की बात ही शुरू, वो कह रहे हैं जी 8 दिन तो हुए ना, तो साढ़े पीछे पै गए। चले जी, हम तो दबा गए हैं। चौधरी साहब मेरे भाई हैं, ये हल्फ उठाएं, हेल्थ के मिनिस्टर बने, आगे काम करें। हम तो चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, लेकिन जो हालात वाक़यात है वो आपके सामने है। अगर ये हुकूमत आगे बढ़ेगी और अपोजिशन को साथ लेकर उन चीज़ों पर चलेगी जो मुल्क और कौम के मफाद में है, तो हम क्यों नहीं इनकी बात सुनेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो हमारी बुनियादी बस बेस लाइन है, जो हमारा बुनियादी मौक़िफ़ है, हम उस पर कायम हैं। और नैब की जहाँ तक बात है, जो कादर यूनिवर्सिटी का केस आपके सामने जो चल रहा है, जिस तरह से वो रेफरेंस बनाया है, इस पर मेरे भाइयों ने बड़ी बात कर दी है। मैं बात नहीं करना चाहता। नैब तो पूरा एक इदारा ही जो है वो उसके ऊपर पूरा एक क्वेश्चन है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके बानी का फेवरेट था नैब, वैसे हालात बहुत जस्टिस जावेद साहब उनसे जाके मिला करते थे, तो वो इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत पसंद करते थे जस्टिस जावेद को, और उनको इनकरेज करते थे कि वो मजीद कारकर्दगी अपने बेहतर करें। यकीनन उनको पसंद करते होंगे, लेकिन कारकर्दगी तो आपके सामने ही है ना जी। इन 15-20 सालों में कोई काबिल ज़िक्र कोई ऐसा मुकदमा जो नैब ने अभी तक प्रोब किया हो, ये सारी चीज़ें इनकी आनियाँ जानियाँ ही हैं जो हम देखते हैं, और आगे अदालतों में जाके हमेशा नैब को मुंह की खानी पड़ती है। बिल्कुल आखिरी राउंड में आज भी जो कुछ की क्वेश्चन है जो डोगर साहब ने भी रेज किया था, वो की क्वेश्चन तीनों पैनलिस्ट के साथ, स्टार्टिंग विद यू, स्पेस आपके पास अवेलेबल है सारा काम करने की? क्योंकि आपके पास अब ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का असर और रसूख इतना बढ़ गया है कि अब बहुत देर हो गई है, अब आपके लिए जो है ना स्पेस नहीं है। रिफॉर्म का वक्त जो था, जब आपने ज़ाया कर दिया किसी भी वजह से, अब आप ये नहीं कर सकते। देखिए, स्पेस के 2 सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट तो ये है कि क्या आपकी विल है, नीयत है। दूसरा सेगमेंट ये है कि क्या आपकी कैपेसिटी है। दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर मौजूद है। तीसरी जो आपने बात की कि इस्टेब्लिशमेंट के पास कितनी स्पेस और आपके पास कितनी स्पेस, दुनिया की कोई इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुल्क को आगे बढ़ता देखना चाहती है, मसाइल का हल चाहती है, उलझाव नहीं चाहती, टकराव नहीं चाहती, पार्लियामेंट में लड़ाई नहीं चाहती। इससे किसी का फ़ायदा नहीं है। ये जो अभी बात की आमिर साहब ने, डोगर साहब ने, कि पार्लियामेंट में जो है ये गुत्थम गुत्था का माहौल, एक एस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान के निज़ाम के फ़ायदे में है, किसी के फ़ायदे में नहीं है, सियासी जमातों के फ़ायदे में नहीं है, जमहूरियत के फ़ायदे में नहीं है। लिहाजा स्पेस बिल्कुल मौजूद है। आई डू बिलीव इन दैट। और इंशाल्लाह अगर नहीं किया तो कुल्ली तौर पर अब आप खुद जिम्मेदार होंगे, आपके बयान के होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें कोई अब अवाम की तरफ से, निज़ाम की तरफ से कोई बहानाबाजी हो नहीं सकती। वैसे पिछली जो आपकी हुकूमत थी पीडीएम की, उसके तहत जो नैब के इख्तियारात में इजाफा ही किया था, आपने कमी नहीं की थी। यू हैड दी अपॉर्चुनिटी। नहीं, मैंने आपको बताया है, खैर अब बात सारी हो चुकी है, लेकिन इसमें काम करने की जरूरत है और करेंगे इंशाल्लाह। जी कारी साहब, स्पेस अवेलेबल है आपके पास कि पर कट चुके हैं आपके? सरल सब स्पेस तो श्रिंक हो गई, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन स्पेस दी नहीं जाती। स्पेस आप क्रिएट करते हैं,
दुनिया में कहीं ये नहीं होता कि ताकतवर वो अफराद हो, जमातें हो, इदारे हो, अगर वो स्पेस इंग्रेस कर चुके हो इलीगली तो वो अपने तौर पे वॉलंटरली इसको छोड़ दे। ये मेरे इल्म में तो मैंने तो नहीं पढ़ा कभी, और न ही ये कभी हुआ कि बैठ के कोई डायलॉग हुआ और डायलॉग के नतीजे में हम अपनी अपनी पोजीशन पे आईनी हैसियतों में चले गए। मेरा ख्याल है इसके लिए कई जहती काम करने की जरूरत है, और सबसे पहला काम सियासी जमातों को करना है, क्योंकि स्पेस बेसिकली सियासी जमातों ने लेनी है फॉर सिविल सुप्रीमेसी। तो उसके लिए पहले तो सियासी जमातों को अपने अंदर झांकने की जरूरत है और आपस में कोऑपरेट करने की जरूरत है। एक वक्त था जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया गया, उसको बहुत बाद में काफी गालियां दी गई, लेकिन वही था जिसकी बदौलत हम थोड़ा आगे बढ़े थे। आज हम फिर कह रहे थे कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 होना चाहिए। सियासी जमातें आपस में बैठ के अपना प्रोसेस में हिस्सा बनेगी। जो हम अपने पार्लियामान को ऊपर उठाएंगे दीगर इदारों के मुकाबले में, उसके किरदार को, उसकी अहलियत को, उसके अंदर कैपेसिटी को, और लोग भी ऐसे लोगों का चुनाव करेंगे जो पार्लियामान में आके उसकी कुव्वत बने। और कायरा साहब, एंड ऑफ टाइम हियर, बिल्कुल 30 सेकंड्स। डोगर साहब, स्पेस तो आप पार्लियामान को ऊपर उठाएंगे तो बाकी इदारे उसको 30 सेकंड में स्पेस के ऊपर बात करते हैं। है स्पेस के नहीं? बिल्कुल स्पेस नहीं है जी, और हम तो दीवार के साथ लगे हुए हैं। स्पेस इन पार्टियों ने क्रिएट करनी है, जो दोनों हुक्मरान पार्टी हैं जिन्होंने आपस में पूरे पाकिस्तान की हुक्मरानी की बंदर बांट की हुई है। ये आगे बढ़े और इंशाल्लाह ताला हम फिर देखेंगे कि अगर ये आगे बढ़ते हैं विल के साथ, कैपेसिटी के साथ, तो इस मुल्क के मफाद के लिए मुल्क हमारा, हम भी साथ हैं। वो स्पेस पैदा करें, हम करने को तैयार हैं। दीवार का वैसे बताओ डोगर साहब, इधर से आप दीवार के साथ लगे हैं, दीवार की दूसरी तरफ की साइड पे ये लगे हुए हैं, तो लगे दोनों ने तो दीवार दे ना लिए गए, लेकिन पास से मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब को अपने रवैये बाकी जमातों को अपने लीडर को उनके साथ बैठना पड़ेगा। आप आगे बढ़ने की बात करें, तसादुम की रास्ते से हटें। I have to leave it there. बहुत शुक्रिया तीनों पैनलिस्ट।